हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट कर चुके हैं। एसपीएल के फॉर्मेट की तरफ चर्चा बढ़ाते हैं। ठीक है जी, काफी पोर्शन आज कवर कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा छोड़ के जाएंगे कल के लिए। लो जी। बेटा, मैंने ना बैलेंस शीट में बहुत कम पोर्शन लिखा है, पर ये पोर्शन बिना लिखे समझाना थोड़ा सा मुश्किल था आज वाला, इसलिए मैंने सारा पोर्शन एक ही बारी में लिख दिया। ठीक है जी। बेटा, आप याद करो 11th क्लास में थे, जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो टी शेप में बनाते थे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती थी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती थी। ठीक है ना जी। बेटा, अभी ये जो दोनों आइटम मैंने लिखी हुई है ना, ये समझ लो क्रेडिट साइड में लिखी हुई है। ठीक है जी। और इसके तुरंत ही नीचे, क्रेडिट साइड के तुरंत ही नीचे डेबिट साइड स्टार्ट होगी, यानी कि ये भी एक वर्टिकल फॉर्मेट है, इधर कोई साइड ही नहीं है। ठीक है जी। यानी कि क्रेडिट साइड में हम लिखते थे वहां पर इनकम और गेन्स। ठीक है जी, तो मैं वही लिखने वाला हूँ। और डेबिट साइड में हम खर्चे लॉसेस लिखते थे, तो वही लिखेंगे। ठीक है जी। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सब चीजों पे डिस्कशन होना है, यानी कि सब चीजों पे एक एक नोट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ोगे तो टोटल साइड बन जाएगी क्रेडिट साइड की। ठीक है जी। और ये खर्चे शुरू हो जाएंगे फोर्थ से। इसमें खर्चे हैं बेटा 7 8, 1 2 3 4,
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्टकट है CPCEFDO, अगर पिछली बार वाली बात याद है तो। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ SIT, चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP SIT, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। जब बेटा टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ SIT की, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP SIT, और यहां तक मेरी कोशिश है कि मैं नोट नंबर 6 तक पहुंच जाऊं। ठीक है जी, देखते हैं बाकी कितना कर पाते हैं। सामने देखना जी नोट नंबर 1। अब थोड़ा सा अवॉइड करूंगा लिखना। ठीक है जी, आप सामने देखना। बेटा सबसे पहले नोट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है। वैसे आपको बता देता हूँ, कंपनी लॉ ने इतना सिस्टमैटिक फॉर्मेट दिया कि कहा हम कई हजारों आइटम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं। बेटा जो क्लास 11th में हम बनाते थे, कई हजारों आइटम, कहीं 100 से ज्यादा आइटम तो हमने देखी है प्रैक्टिकली। ठीक है ना जी, जब हमने क्वेश्चन करे तो 100 से ज्यादा देखी है। अब अगर मैं ये कहूं कि कहीं हजारों आइटम इन 7-8 बातों में समाई हुई है तो मैं गलत नहीं हूं बेटा। कई हजारों बातें समा जाएंगी और आप कई 100 से ज्यादा तो पढ़ ही दोगे आगे। ठीक है जी, आओ देखते हैं। बेटा पहली बात लिखी हुई थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या क्या आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स माइनस रिटर्न्स, revenue from sale of services, revenue from sale of services net और सेल ऑफ स्क्रैप। बेटा कंपनी लॉ ने जो फॉर्मेट दिया इस हिसाब से दिया कि अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो तो भी सारी आइटम आ गई, आप सर्विस कंसर्न हो तो भी सारी आइटम आ गई, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो भी सारी आइटम आ गई। क्रेडिट साइड में हमने लिखा अगर आपने गुड्स बेचा, ट्रेडिंग कंसर्न हो तो भी गुड्स बेचोगे, मैन्युफैक्चरिंग हो तो भी बेचोगे, वो आ गया, माइनस कर देना रिटर्न्स को। ठीक है जी, सेम बात अगर आप सर्विस कंसर्न हो तो अपनी सर्विसेज बेचोगे, माइनस कर देना रिटर्न को। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर्विसेज कैसे रिटर्न हो सकती है, भैया क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकती बेटा, सर्विसेज रिटर्न नहीं हो सकती। चलो मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ, एक दो छोड़ दो। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है जी, मैंने बच्चों से एडवांस पैसे ले लिए। ठीक है जी, मंथ शुरू होते ही मान लो 15 दिन के बाद कुछ ऐसा होता है कि मैं अगले दिन 15 दिन ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता, मैंने वापस कर दिए पैसे, सर्विसेज रिटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऐसी बता देता हूँ। आप जब इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस एक गुड्स है या सर्विस, सर्विस है, कोई गुड्स तो नहीं है ना। ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस बिकवा दिया। आपको बता देता हूँ 10-11 दिन का समय आपके पास होता है, अगर आप चाहो तो इंश्योरेंस को कैंसिल कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा, और पूरा प्रीमियम वापस। अब भैया जब उन्होंने बेचा, उन्होंने तो दिखा दिया सेल हुई, इंश्योरेंस कंपनी ने दिखा दिया सेल होगी, और बंदे ने 7 दिन के बाद वापस कर दिया तो हो गई सर्विसेज रिटर्न। तो बेटा कहने की बात यह है कि सर्विसेज भी रिटर्न होती है, इसलिए ब्रैकेट में वर्ड लिखा नेट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके पास स्क्रैप ना हो, कुछ ना कुछ स्क्रैप होगा, माइनस। ठीक है जी, बेच दो, ठीक है, यहाँ दिखा दो, होगा ना स्क्रैप। मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो फर्नीचर बनाती है, ठीक है जी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्नीचर बनाती है, आप प्लाईवुड खरीदते हो, फर्नीचर बनाते हो, सर पूरा प्लाईवुड यूज हो जाता है, कोई टुकड़ा नहीं बचता लकड़ी का, कुछ तो बचता होगा, स्क्रैप है, बेच देती हो। क्लियर है ना जी बात। अभी तक जितनी बात बोली समझ में आई, यानी कि मैं इसको बोल दूं रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स नेट, नेट का मतलब रिटर्न्स माइनस कर देना, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज नेट और सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, पहला नोट क्लियर, आगे बढ़ जाए, नोट नंबर 2 की बात करें। चलो जी, मैं आपको बताता हूँ नोट नंबर 2, 3, 4, 5 एसपीएल के सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जो मुझे आज ही खत्म करने हैं, बाकी बातें कर। ठीक है, नोट नंबर 2 पे भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा।
चलो जी बेटा, अगर आप देख रहे होंगे अब ढंग से, ये बात बहुत आराम से समझना। आज 5 तक, आज थोड़ा स्लो भी चल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना जी। कल तो खत्म होना ही होना है इसमें, ठीक है जी। पहली बात मैं होमवर्क बता देता हूँ। कल मैंने 17 तक बोल दिया था, 18 से लेकर 24 तक आज कर लेना। ये बैलेंस शीट पर बेस्ड है, एसपीएल के क्वेश्चन कल शुरू कर लेंगे, ठीक है। 24 तक कर लो, कल आ जाओ, इकट्ठे प्रॉब्लम नहीं इसकी, ठीक है। अब मेरी एक बात को बहुत आराम से सुनना बेटा। अदर इनकम में ना आप एक और अदर इनकम का क्राइटेरिया देख रहे हो। अब यार ये क्या चीज है, सच, एक मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा जाएगा, बहुत समझना बहुत मुश्किल है बेटा। अदर इनकम में एक और अदर इनकम देख रहे हो, ये ऐसा क्यों कि अदर इनकम में भी अदर इनकम, ना बताता हूँ बेटा। अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो, मान लो चेयर ही खरीद कर चेयर बेचते हो, आपकी ये सारी यहां से लेकर यहां तक सारी अदर इनकम, ठीक है जी। मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ब्लैकबेरी हो, ये फैब्रिक खरीदते हो और सूट शर्ट पैंट बेचते हो, सर आपकी भी यहां से लेकर यहां तक सारी अदर इनकम। लेकिन अगर आप सर्विस बेचते हो और सर्विस में भी एक स्पेसिफाइड सर्विस बेचते हो, बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि आप बैंक्स हो, बैंक को बेटा हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस कंपनी बोलते हैं इस पूरी बुक में, है ना। फाइनेंस कंपनी, जो कंपनी फाइनेंस देती है, लोन देती है, यानी कि बैंक्स की बात चल रही है बेटा। अगर आप बैंक हो ना, तो ऊपर लिखी हुई 3 बातें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं थी आपका, मैंने बताया थी ना ऊपर 3 बातें लिखी है, वो नहीं है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैंक्स के लिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और बैंक के लिए ये ही बस 5 अदर इनकम। समझ आई बात। और अगर आप कोई और कंसर्न हो, तो आपके लिए सारी 8 की 8 अदर इनकम है बेटा। बैंक के लिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, क्या समझते हो, बैंक की कमाई क्या है, मेन कमाई क्या है भैया। बैंक दो ही चीजों से कमाता है, लोन दिया हुआ तो ब्याज से कमाता है। बैंक बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेटा वो वहां से कमाते हैं, बस दो ही जगह से कमाते हैं बैंक, ठीक है ना जी। अगर बेटा इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, प्राइम इनकम है आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका, ऑपरेशन ही यही है जब आपके, ठीक है जी। डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, ऑपरेशनल काम है आपका, ठीक है जी। समझ में आती है बात। इस पर मेरा अभी भी मुद्दा है, ठीक है जी, अभी खत्म नहीं हो गया मुद्दा। मान लो बेटा आपने इन्वेस्टमेंट बेची और उससे प्रॉफिट हुआ आपको 50,000 रुपए का, ठीक है जी। और कुछ और इन्वेस्टमेंट बेची, उससे 20,000 का लॉस हो गया, नेट गेन कितना हुआ, 30,000, 50 माइनस 20, तो नेट गेन यहाँ चला जाएगा। मैं क्रेडिट साइड ही तो लिख रहा हूँ अभी, अदर इनकम दिखा दो। वट इफ, लेकिन मेरा क्वेश्चन चेंज है कि गेन 50,000 का हुआ, लॉस 70,000 का हो गया, नेट लॉस है 20,000 का, अब क्या करूं, क्रेडिट साइड लॉस तो नहीं चाहता, तो कहां दिखाऊं बेटा। आपको बता देता हूं, मैं ये अदर इनकम की बात कर रहा हूं अभी। अब क्रेडिट साइड लॉस तो नहीं चाहेगा, तो बेटा वो अदर एक्सपेंसेस 9th पॉइंट में आएगा। क्लियर है जी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात। अब बैंक के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या, 3 चीजें, ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया, अगर याद रख सको तो, और याद रखने लायक शॉर्टकट बनाया तो याद रहेगा ही, ठीक है जी। शॉर्टकट क्या है, डीआईजी के ऑफिस मत जाना बेटा, लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। डीआईजी के ऑफिस मत जाना बेटा, लॉस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात। उसके बाद अदर इनकम बेटा, वैसे ही एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और हो सकती है, पर सबसे ज्यादा पेपर में ये 5 ही पूछी गई है, तो हम इन्हीं की 5 की बात करते हैं। क्या क्या है जी, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम लाइक न्यूज़पेपर, और बेटा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात। अच्छा, व्हाट इफ की लॉस और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे तो प्रॉफिट ना हो, तो क्रेडिट साइड तो जाएगा नहीं, वो डेबिट साइड पे जाएगा। अब डेबिट साइड में भी वो अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा, जहां 9th नोट नंबर लिखा हुआ है, जहां मैंने अभी इसकी बात करी थी, नेट लॉस हुआ तो क्या, ठीक है जी। मैं इसको बोलूंगा, लेकिन पता है कैसे, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दूं, ठीक है। नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दूं, अगर नेट लॉस आया तो अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका भी मैंने एक शॉर्टकट बनाया बेटा, ये लिखा हुआ है आर डी पी, ये एम और ये आर, एम और आर, मिस्टर आर की डीपी देखो, ठीक है जी। मिस्टर आर की डीपी देखो, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स,
रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक जितनी बात बोली सब समझ में आई? आगे बढ़ जाए बेटा। अब हम डेबिट साइड पे अपनी चर्चा को शिफ्ट कर देते हैं। डेबिट साइड में तीन बातें शुरू की। आज सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है बेटा सीपीसी। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ एसआईटी और चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स डब्ल्यूआईपी और एसआईटी। सबसे इंपॉर्टेंट विषय है ये। ठीक है जी, और ये सारा विषय स्टॉक से रिलेटेड ही है। ठीक है, आओ जी बेटा। अगेन मैं हमेशा कंपनी लॉ की तारीफ करता हूं, तो ये भी तारीफ के काबिल है भैया। कैसे आपने इतना तगड़ा सिस्टम डेवलप करा, बहुत ही मास्टरमाइंड है जिन्होंने डेवलप किया। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, अगर हम टी फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, किसी ट्रेडिंग कंसर्न का, तो वो कैसा दिखता बेटा? कल हमने एक बात करी थी परसों शायद, कि ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग जो कंसर्न होती है, कल ही बात करी थी, ट्रेडिंग जो कंसर्न होती है उसके स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को, तो उसका कैसा दिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट? ये बनाता हूँ टी फॉर्म टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड खरीदता होगा। स्टॉक इन ट्रेड ही ओपनिंग स्टॉक में होता होगा, वही खरीदता होगा, उसी की सेल करता होगा, और वही क्लोजिंग स्टॉक में भी होता होगा। यही होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करो जीपी आ गया, यही कुछ होता होगा। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का हो तो वो कैसा होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक भी होगा उसके पास, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का, खरीदता सिर्फ रॉ मटेरियल होगा। भैया ब्लैकबेरी खरीदती तो सिर्फ फैब्रिक होगी, या कटिंग हुआ हुआ फैब्रिक खरीदती होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। या तैयार सूट शर्ट पैंट थोड़ी खरीदती होगी, उसका काम ही मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है जी, जब बेचते होंगे तो बेचते सिर्फ फिनिश गुड्स होंगे, रॉ मटेरियल थोड़ी बेचते हैं, डब्ल्यूआईपी थोड़ी बेचते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक भी तीनों चीजों का होगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। कुछ ऐसा ही होगा ना, टी शेप ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर मैं कहूँ कि तीन चीजों में सब समाया हुआ है, तो तीन ही बातों में, नोट नंबर 3, 4 और 5 में सब कुछ है ये। देखो, अभी तक मैं क्रेडिट साइड लिख रहा था, शुरू के दो नोट। मैंने सबसे पहली आइटम क्या लिखी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जैसे ही सेल ऑफ गुड्स आया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। चाहे वो फिनिश गुड्स बेचते हो, चाहे एसआईटी बेचते हो, सेल ऑफ गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की सेल भी गई और ट्रेडिंग की भी गई। अब आप कह रहे होंगे कि आपने वहां क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा भैया। भैया कंपनी लॉ ने कहा ही नहीं क्रेडिट साइड लिखने के लिए, उसने डेबिट साइड लिखने को लिखा। अब आप कहोगे क्या इसको डेबिट साइड लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस कर देना। अगर ये क्रेडिट साइड में प्लस होता था और मेरे को डेबिट साइड में लिखना है, तो भैया साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कंपनी लॉ ने डेबिट साइड लिखवाया इन सबको, लेकिन माइनस में। ठीक है जी, अब कैसे तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले नोट नंबर 3 की बात करता हूँ, जहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बना कैसे बेटा? तीन चीजों से, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और बस हैरानी की बात यह है, बच्चे इसको भी रट के बैठ जाते हैं, हम कितना ही समझा रहे हैं। ठीक है जी, कोशिश करेंगे समझाने की। सुनना, इधर देखना, पहले आ क्या क्या गया ये दिखा देता हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, ये दिखा दिया। एक ही ट्राई करूंगा, बड़ी जेन्युइन, आराम से सुन लेना बेटा। ठीक है जी, दूसरी मत करवाना तो ज्यादा अच्छा है, ना मेरे को वो फील आएगी ना आपको वो फील आएगी। ठीक है जी, मैं अभी टाइम लगाने में विश्वास रख रहा हूँ, एक ही ट्राई में निपटा लो अच्छे से। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा, देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा। तीन बातें चली। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे बना, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बेटा। आप कंसर्न हो ब्लैकबेरी, ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, मान लो आपके पास 1000 मीटर फैब्रिक पड़ा है। जब साल शुरू हुआ 1000 मीटर फैब्रिक पड़ा था, ठीक है जी।
साल भर में आपने क्या करा, 40,000 मीटर और खरीद लिया। ठीक है जी, 40,000 मीटर और खरीद लिया। जब साल के शुरू में 1,000 मीटर पड़ा था और 40,000 और खरीद लिया, तो कितना हो जाना चाहिए आपके पास? 41,000। 41,000 मीटर। और मैं ये आपसे कहूं कि जब साल खत्म हुआ तो 39,000 मीटर, सॉरी, इसको ना मैंने, जब साल खत्म हुआ तो आपके पास ना 2,000 मीटर फैब्रिक ही बचा। ठीक है जी। तो बेटा कोई आपसे पूछे ये बचा हुआ 39,000 मीटर कहाँ गया, बेटा कंज्यूम हो गया। या तो इससे बन गए होंगे WIP या बन गए होंगे फिनिश गुड्स, कंज्यूम ही तो हो गया। साल शुरू हुआ तो 1,000 मीटर पड़ा था, साल भर में 40,000 मीटर और खरीद लिया, जब साल खत्म हुआ तो सिर्फ 2,000 मीटर बचा। तो 41,000 होना चाहिए, मेरी कैलकुलेशन कहती है 2,000 क्यों बचा, बचा हुआ 39,000 कहाँ गया, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ठीक है ना जी। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे इन तीन चीजों से मिलकर बना है, समझ में आई बात? पक्का से। बेटा अगली आइटम पे कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, अगली आइटम है परचेस ऑफ SIT। ये देखो, परचेस ऑफ SIT खाली यही लिखा हुआ है, इसको तो कुछ नहीं समझाना। डेबिट साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड ही जाना चाहिए, लिख दिया। अगली आइटम बड़े कमाल की है, सब कुछ आ गया उसमें बचा हुआ। बेटा उसमें लिखा हुआ है चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड SIT। चेंज इन द इन्वेंटरी, चेंज का मतलब क्या, इन्वेंटरी में चेंज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब उसने कहा तीन चीजों का चेंज निकाल दो, फिनिश गुड्स का, WIP का और SIT का। इधर देखो फिनिश गुड्स का चेंज निकालो, कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर WIP का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ SIT माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ SIT। सब आइटम दिखा दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया कैसे ये टी शेप पूरा समाया हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट में भी। ठीक, आगे बढ़ जाए, पक्का से। बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आज की चर्चा का लास्ट विषय, नोट नंबर 6। अब इसमें मैं बहुत कम लिखूंगा, बस बोल बोल कर खत्म कर दूंगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है बेटा, ठीक है, एम्प्लॉय के भले के लिए कोई भी खर्चा किया, इधर सैलरी और वेजेस और बोनस और लीव एनकैशमेंट, अभी मतलब बताऊंगा। इसके अलावा ग्रेचुटी फंड या पेंशन फंड, सॉरी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, जिन पे मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से लिख दूंगा। ठीक है जी। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कुछ भी हो, चाहे ये कैंटीन के एक्सपेंसेस हो, चाहे ये मेडिकल एक्सपेंसेस हो, चाहे ये इसोप हो। अब सुन लेना आराम से जरा बात। बेटा सैलरी वेजेस बोनस इस पे तो बिल्कुल कुछ नहीं बता रहा। अब लीव एनकैशमेंट, मैंने एक दिन याद है अभी आपको प्रोविजन में ये बात बोली थी, ठीक है ना जी। अब आप ये मत कर देना कि पेपर में आया लीव एनकैशमेंट लिखा है प्रोविजन में, भैया प्रोविजन फॉर अर्नड लीव आया तो प्रोविजन में जाएगा ना लॉन्ग टर्म, लेकिन लिखा ही सिर्फ लीव एनकैशमेंट है। लीव एनकैशमेंट मतलब लीव थी, छुट्टियां थी, मैंने उनको भी एनकैश कर लिया, यानी कि छुट्टियों के दिन काम कराया। भैया कंपनी के लिए वो खर्चा है, और कंपनी ने अगर उसके लिए पहले प्रोविजन बना रखा है तो वो प्रोविजन में जाएगा। समझ रहे हो ना दोनों का फर्क? ठीक है ना जी, आंखें खोल के पेपर करना है, प्रोविजन लिखा तो ही प्रोविजन में जाना चाहिए। ठीक है ना जी, बिल्कुल क्लियर अच्छे से। और मैं तो सबको बता रहा हूँ, कंपनी तो इन सबको सैलरी के नाम से ही दिखाती है भैया, क्योंकि ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड गिवन टू द एम्प्लॉइज सैलरी, नथिंग एल्स। कंपनी जितने भी रिवॉर्ड देती है एम्प्लॉय को, सब सैलरी है कंपनी के लिए तो। ठीक है ना जी। अब सुनना, ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। बेटा पेंशन फंड सुपर एनुएशन फंड को ही कहते हैं, तभी मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और लिख दिया। ठीक है जी। अब ये तीनों वर्ड मुझसे सुने, इको में सुने, बिजनेस में सुने, हर जगह पे सुने। बेटा अगर मैं इनसे रिलेटेड प्रोविजन बनाता तो वहीं जाता, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में पढ़ा है आपने मुझसे, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है ना, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, सब पढ़े हैं ना। नई प्रोविजन बना रखे, पे कर रखे हैं SPL। ठीक है जी, ऑल ओके। बेटा स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई भी खर्चा करो, इधर कैंटीन एक्सपेंस और मेडिकल एक्सपेंस। बेटा आपके स्कूल में होती है फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट होती है, खर्चा करा स्कूल ने, दिखाता होगा कहीं तो दिखाता होगा ना खर्चा। सेम बात, अगर
ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो वहां पे भी फर्स्ट एड किट होती है, ठीक है जी। कुछ और नहीं तो बेटा कम से कम फर्स्ट एड तो मिल ही जाए एम्प्लॉय को, बाकी ट्रीटमेंट तो बाहर दिलवा देंगे हॉस्पिटल में। ये मानते हो आप ये बात? अब बेटा उसके लिए कोई भी खर्चा किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाएगा बेटा, है तो स्टाफ के भले का खर्चा, एम्प्लॉय के ही भले का खर्चा। सेम वे कैंटीन एक्सपेंस, देखो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन अंदर ही होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर। पर दोनों का तरीका समझा देता हूँ, काम करने का तरीका एक ही होता है बेटा। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री लेते हो तो आपको 2-3 चाय ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलाउड होती है, या कॉफी या चाय, या 50 रुपए तक खर्चा या 100 रुपए तक खर्चा, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अलाउ करते हैं। और उतने ही रुपए की रोज आपका सुपरवाइजर आपको रसीद दे देता है, साइन होगा। मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात समझाता हूँ, बड़ी में इंप्लीमेंट कर लेना। रायवाला में एक दुकान है, ठीक है जी, बहुत छोटी नहीं, 3 मंजिल की दुकान है, अच्छी खासा स्पेस उनका, 25 लेबर काम कर रही है, ठीक है जी। और हैं ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आप कई दुकानों पे गए भी होंगे। कुछ 2-4 मेरे क्लाइंट है, मुझे पता है उनका सिस्टम क्या रहता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। वो क्या करते हैं, जैसे ही एम्प्लॉय आज आए ना, उन्होंने एक बॉस बना रखा है 25 के ऊपर। वो क्या करता है, रोज की डेट की स्टैंप डालता है, अपने साइन मारता है, सामने चाय का ठेला लगता है थोड़ी सी दूर, ठीक है जी। चाय वाले को कह रखा है कि रात को जब जितनी पर्ची और लेके आई हो मुझसे पैसे ले चाहिए, ठीक है जी। 25 आदमी, सबको 2-2 स्लिप पकड़ा दी आज की डेट की, भाई चाय पी लेना आज 2, ठीक है जी। अब जब मर्जी जाओ चाय पियो, ठीक है। 50 चाय लग गई, एक चाय 20 रुपए की है, ठीक है जी। वो आदमी रोज रात को 50 चाय के बोले आता है। अगर मान लो स्टाफ आया ही नहीं तो चाय का खर्चा भी नहीं हुआ, ठीक है जी। रात को 50 ले आया, आपने क्या करा, 1000 रुपए निकाले दे दिए, चाय का खर्चा खत्म आज का। हुआ तो स्टाफ के लिए ही खर्चा, यही कैंटीन एक्सपेंस है। क्लियर हुई ये बात? सबको समझ में आ गई? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेम होता है, बस वहां अंदर कैंटीन होती है तो अंदर कैंटीन में ही चले जाते हैं ये। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या मैं क्लियर हूँ बिल्कुल इस बात को लेकर? आगे बढ़ जाए, चलो जी। बेटा इस सोप पे मेरे को थोड़ी सी चर्चा करनी है, और ये काम की चर्चा है, ठीक है जी। वैसे आप जितने बैठे हो सोप सब समझते हो, मेनली मेरे को तो कराना उनके लिए था जो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है जी। अब सारे गायब होकर बैठ गए, चलो ठीक है जी, फिर मेरे भी क्या, मैं भी उड़ा दूंगा हवा में। और वो मैंने याद है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में भी परसों ही बोला था कि 9 आइटम है, अभी 8 लिख लो, एक आइटम एसपीएल में बताऊंगा, अभी बोले मैंने परसों ही। तो बेटा वो टाइम आ गया कि 9th आइटम बता दूंगा, ठीक है जी। इस सोप के साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। पुराने टाइम में क्या होता था, कंपनीज एक बॉन्ड साइन कराती थी अपने एम्प्लॉइज से। वो बॉन्ड साइन कराने की वजह ये थी कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो 6-6 महीने तक आप ट्रेनिंग लेते हो, और ट्रेनिंग तो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर लाखों फूक रही है। और अगर आप एक बारी में एक बैच में, मान लो मैंने 500 लोगों की रिक्रूटमेंट करी है, तो 500 लोगों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, खर्चा कई करोड़ों में होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सबके ऊपर कुछ लाखों भी खर्चे, तो खर्चा तो करोड़ों में ऑटोमेटिकली पहुंच गया, ठीक है जी। अब करोड़ों में खर्चा कर दिया, एम्प्लॉय 2-3 महीने जॉब करता, कहता जी बस भाई काम सीख के चला गया भाई साहब, अब किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देगा जहाँ अच्छी पे मिलेगी। यही करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉइज। तो बेटा कंपनी आपसे बॉन्ड साइन कराती थी कि साल भर का बॉन्ड साइन करो, आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ सकते, ट्रेनिंग के बाद साल भर काम करना पड़ेगा हमारे पास आपको। तो आप बॉन्ड साइन किया करते थे पास्ट में बेटा। लेकिन बॉन्ड भी साइन करो तो साल से ज्यादा का कोई बॉन्ड साइन करता नहीं, और साल बाद भी चले गए तो आपको ऐसा फील होता था कि लॉस ही हुआ है, कि 6 महीने हमने इतनी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे अच्छा खासा काम निकलवाते, पर ये आदमी एक साल में ही चला गया, हम इससे उतना काम नहीं ले पाए जितना लेना चाहिए था, और हमें लॉस ही हुआ है आफ्टर ऑल ट्रेनिंग देने पर। तो कंपनी ने एक लालच देना शुरू कर दिया, इस लालच का नाम है इसोप, ठीक है जी। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे ही आपको लालच दे दिया जाता है कि हमारी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस है 1000, ठीक है जी। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इस राइट को एक्सरसाइज कर देते हो कि हमारी कंपनी का शेयर आपको 800 रुपए में ही मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब 3 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस दोगे, और 3 साल के बाद मार्केट प्राइस कितना भी हो, चाहिए 1000 का 2000 हो जाए, हम आपको 800 रुपए में शेयर देंगे, और हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ये 1000 शेयर पर, ठीक है जी। 1000 शेयर 800 रुपए में खरीद सकते हो, वट एवर द मार्केट प्राइस में बी आफ्टर 3 years, वट एवर, ठीक है जी। अब कहता हूं मैं बेटा, 1 साल बीत गया, ये मान लो 1 अप्रैल 2020 था, ठीक है।
1 अप्रैल 2021 आ गया उत्तर, ठीक है। आज आपको काम करते हुए 1 साल हो गया, मार्केट प्राइस बढ़कर 1200 रुपए हो गया। अब आपने देखा भैया 800 में शेयर मिलेंगे, 1200, 400 का डिफरेंस, 4 लाख रुपए का फायदा। अभी नहीं छोड़ता मैं जॉब, मैं तो रुकता हूँ। 4 लाख एक बहुत अच्छा खासा लालच है एम्प्लॉय के लिए, मानते हो ना जी बात? ठीक है जी। 1 साल और बीता, 1 अप्रैल 22 आ गई, मार्केट प्राइस बेटा बढ़कर हो गया 1400, ये डिफरेंस हो गया 600 का, यानी कि 6 लाख। एम्प्लॉय को और लालच है, पहले 4 लाख था, 6 लाख हो गया, 2 लाख और बढ़ गए। रुक जाओ जी, रुक जाओ। वो अपनी भैया जॉब पूरी करेगा ही करेगा 3 साल की। मार्केट प्राइस हो गया मान लो लेट सपोज की 1500, ठीक है जी। कितना डिफरेंस हो गया जी? 700 का, 7 लाख रुपए का फायदा। अब बेटा ये 3 साल पूरे होने के बाद आपको लगभग 6 महीने दिए जाते हैं इसको पे करने के लिए। आपको कहा जाता है लाओ जी 8 लाख रुपए जमा कराओ, अपनी शेयर लेके जाओ। ठीक है जी, 6 महीने आपके पास, जब मर्जी 8 लाख ले जाओ, दे जाओ, शेयर ले जाओ। उसके बाद आप शेयर रखो बेचो, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई अभी तक सारी? अब मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात बहुत हो गई, ये बीएसटी में भी मैंने बहुत बार बताई आपको। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यहाँ पर एक जर्नल एंट्री डलेगी, यहाँ एक जर्नल एंट्री डलेगी, यहाँ एक जर्नल एंट्री डलेगी। कभी बेटा इस सोप की अकाउंटिंग आपके कोर्स का पार्ट थी? कभी ये आपके कोर्स का पार्ट डाल 12th में डाल दी गई थी 1 साल के लिए, और फिर सीबीएसई को लगा यार बहुत मुश्किल हो गया, एक बार हटा दो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पंगे होते हैं इसके अलावा भी। तो अभी मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब बाबू यहाँ पर कंपनी एक एंट्री डालती है। बाबू वो एंट्री क्या है? ये देखो, ये कितना गैप हो चुका है? 400 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से 4 लाख रुपए से एक एंट्री डालती है कंपनी। एंट्री क्या डालती है सुन लो बेटा, यही कंपनी एक एंट्री डालती है सैलरी अकाउंट डेबिट। मैंने बताया ना, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और कंपनी जो कुछ भी एम्प्लॉय को पे करेगी तो सैलरी के नाम से डाल देगी। ठीक है जी। तो सोप आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी, 4 लाख रुपए। यहां पर देखिए ये डिफरेंस कितना हो चुका है? टोटल 6 लाख। 4 का पहले ही हमने लाइबिलिटी बना दी है, 2 लाख की और बना दी थी। फिर ये 700 का डिफरेंस हो चुका है, 7 लाख। 6 लाख की पहले ही है, तो 1 लाख से यही एंटर। अब सुनो जी, ये जो सैलरी डेबिट हुई ये कहां चली जाएगी? एसपीएल में, ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी। और ये जो इस सोप आउटस्टैंडिंग हुए, ये तो अभी आप लाइबिलिटी बना रहे हो ना, कि मेरे सर पर लाइबिलिटी आ रही है, ये तो लाइबिलिटी आ रही है, जो पैसे दे देगा तो लाइबिलिटी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। ठीक है जी। बाबू ये कहां जाएगा? कायदे से लाइबिलिटी है, पर इसको बेटा रिजर्वेशन सरप्लस में दिखाया जाता है इस सोप आउटस्टैंडिंग के नाम से। समझ आई बात? क्लियर है बात? अगर इस सोप के सामने आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा है रिजर्वेशन सरप्लस, सिंपली सोप लिखा है एसपीएल। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।